हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फ़िज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने कर रहे थे राजस्थान बोर्ड की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट और उसका नाम था विद्युत क्षेत्र। काफ़ी चैप्टर अपने इसमें कवर कर चुके हैं। अब आज जो है वो अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है एक समान क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, तो आपने अब तक पढ़ चुके हो कि द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव एक ऐसा अपने क्या लेते हैं, दो आवेशों का सिस्टम लेते हैं जिसमें क्या हो, दोनों आवेशों का परिमाण सेम हो, मतलब एक प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू हो, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम हो। इसको अपने द्विध्रुव बोल देते हैं और इसके बीच की दूरी को 2a से दर्शाते हैं। ठीक है, उदाहरण इसके किए थे NaCl, HCl, H2O, ये सारे किसके उदाहरण हैं, द्विध्रुव के हैं कि NaCl में Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। तो अब नेक्स्ट अपने करते हैं कि द्विध्रुव, अगर अपने क्या करें, किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें। ठीक है, यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र आएगा। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर क्या काम करता है, बल आघूर्ण काम करता है। बल आघूर्ण क्या होता है कि बल को उसके क्या करें, लंबवत दूरी से गुणा कर दे तो वो क्या बन जाता है, बल आघूर्ण। मतलब घूर्णन गति में जो रेखीय गति में जो काम बल करता है, घूर्णन गति में वही काम बल आघूर्ण करता होता है। तो अब देखो समझते हैं भी, द्विध्रुव पर अगर उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर बल आघूर्ण कैसे काम करता है। तो आपको पता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि अपने क्या करें, अगर मान लो पहले आपको बताया था जब विद्युत बल रेखाओं वाला टॉपिक किया था कि एक पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट और एक साइड में अपने क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज वाली कोई धातु की प्लेट रख दें तो इसके बीच क्या होगा, जो बल रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के इस टाइप से समांतर आ जाएंगी। ठीक है, और इस प्रकार जो विद्युत क्षेत्र इन दो प्लेटों के बीच में बन जाता है, इसको क्या बोल देते हैं अपने, एक समान विद्युत क्षेत्र। मतलब इस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, समान होता है हर एक बिंदु पर। ठीक है, जितना यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है उतना ही यहाँ पे होगा, उतना ही यहाँ पे होगा। हर एक बिंदु पर ई का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, और हर एक बिंदु पर ई की दिशा भी क्या होती है, समान होती है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र आपको अगर निकालना है, अगर मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र आपको बनाना है, तो बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, दो प्लेटें चाहिए, एक पर प्लस आवेश और दूसरे पर माइनस आवेश हो। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो कि अपने डायग्राम में क्या किया हुआ है कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। थ्योरी पढ़ते साथ साथ समझते हैं कि ये ए बिंदु है और ये वाला कौन सा है, बी बिंदु है। ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, यानी यहाँ पे तो माइनस क्यू आवेश रख रखा और यहाँ पे क्या रख रखा आपने, प्लस क्यू आवेश रख रखा है। और जो एक समरूप विद्युत क्षेत्र या समरूप या एक समान विद्युत क्षेत्र एक ही बात है, दोनों एक ही नाम है। समरूप विद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है। भी ये विद्युत क्षेत्र इस ई वेक्टर के साथ, क्योंकि ई वेक्टर की दिशा तो ये वाली है और इस द्विध्रुव की दिशा क्या है, ऊपर थीटा कोण इन दोनों के बीच क्या है, बन रहा है। तो थीटा कोण पर ही क्यों रखा, क्योंकि थीटा अपने एक सामान्य केस लेते हैं। भी थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। अगर आपको भी सर हमें तो क्या करना है, समांतर रखना है, तो उस कंडीशन में थीटा 0 हो जाएगा। तो अपने हमेशा सामान्य केस लेके चलते हैं कि इस थीटा का कॉमन केस ले लिया, भी इस थीटा की स्पेसिफिक वैल्यू नया लेके उसको क्या मान लिया, एक कोण मान लिया थीटा। अब इस थीटा का अलग अलग मान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो थीटा कोण पर रखा है। तो विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर बल लगाएगा। आपको पता है कि कोई ई क्या हो, अगर विद्युत क्षेत्र हो तो वो क्या करता है, अगर क्यू आवेश हो तो उस पर बल लगाता है, F = क्यू ही बल लगाता है। तो अब देखो कि इस माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र किस साइड बल लगाएगा, इस माइनस क्यू आवेश पर। तो आप देखो भी ये माइनस क्यू आवेश को कौन सा भाग खींचेगा और कौन सा भाग इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो देखो ये प्लस वाला इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर जो बल है इस साइड लगेगा, और माइनस वाला भी क्या करेगा, इस माइनस को धकेलेगा, इधर ही धकेलेगा। तो माइनस आवेश पर जो बल लगेगा इस विद्युत क्षेत्र के कारण, उस बल की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, इस साइड में हो जाएगी। तो माइनस क्यू आवेश पर जो बल है अपने माइनस क्यू आवेश पर जो बल है वो FA लिखा हुआ है, तो FA की दिशा ये वाली हो जाएगी। अब इस प्लस क्यू आवेश जो ऊपर पड़ा हुआ है इस पे क्या करेगा, जो बल होगा वो इस साइड लगेगा, क्योंकि माइनस वाला इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा और प्लस वाला इसको दूर भगाएगा। तो FB जो परिणामी बल है वो क्या होगा, इस साइड लगेगा। तो देखो द्विध्रुव पर एक बल इस साइड लग रहा है और एक बल इस साइड लग रहा है। तो इसको अपने ऐसे मान सकते हैं कि अगर मान लो कि एक वस्तु ऐसे पड़ी हुई है, वस्तु की जगह पे अपने क्या ले रहे हैं, द्विध्रुव, तो एक बल उसके इस साइड लग रहा है और एक बल ही इस साइड लग रहा है। तो परिणामी बल निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे।
तो देखो पहला जो बल है वो एफ बी बराबर प्लस क्यू आवेश पर क्यू ई लगेगा, और वो ई वेक्टर की दिशा में लगेगा। ई वेक्टर की दिशा में लग रहा है एफ बी, ये जो लग रहा है तो ई वेक्टर की दिशा में, और माइनस क्यू आवेश पर बल है वो माइनस क्यू ई वेक्टर लगेगा। तो ये माइनस क्यू ई वेक्टर है बल जो, वो इस क्या कर रहे हैं, इसके विपरीत दिशा के लग रहा है। ई वेक्टर की अब दिशा कौन सी है, प्लस से माइनस की तरफ है, तो ये वाला एफ ए बल है ये विपरीत दिशा में काम कर रहा है। तो अब नीचे क्या लिखा हुआ है कि देखो दोनों बलों के अपने मान लिख लिए, एक क्यू ई है और एक माइनस क्यू ई है, वेक्टर रूप में लिखा है तो माइनस साइन साथ में लेते हैं। लेकिन वैसे क्या है, समान है कि अगर मान लो 20 न्यूटन का बल यहाँ पे लग रहा है तो 20 का ही क्या लगेगा, ऊपर लगेगा, बस माइनस साइन दिशा को बता रहा है ओनली। तो अब देखो अगर अपने क्या करें, मान लें भी कोई वस्तु है उस पर एक एफ बल इधर लग रहा है यानी 20 न्यूटन का और 20 का इधर, तो नेट बल इस पे टोटल बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। तो वही चीज़ है कि अतः स्पष्ट है कि दोनों बल परिमाण में बराबर हैं। परिमाण में बराबर मतलब ये भी क्यू ही है और ये भी क्यू ही है, परंतु दिशा में विपरीत है, मतलब ये माइनस साइन दिशा के कारण आया। परंतु एक रेखा में कार्य नहीं करते हैं, बराबर विपरीत हैं, तो एक रेखा में कार्य नहीं करते हैं, तो दोनों बल युग्म इस पर क्या करते हैं, अतः दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जो इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर करने की कोशिश करता है। देखो नेट बल तो इस पे 0 हो जाएगा, नेट बल क्या लगेगा, 0। अब देखो अगर द्विध्रुव ऐसे पड़ा हुआ है, टेढ़ा पड़ा हुआ है, तो एक बल इसको इस साइड खींच रहा है और एक बल इसको इस साइड खींच रहा है। तो अब क्या करें कि ये दोनों बल क्या करेंगे, एक इस साइड खींच रहा है और एक इस साइड, इसको क्या करेंगे, नीचे लाने की ट्राई करेंगे। कि अगर मान लो अगर मैं एक घड़ी की सुई मान लूँ तो एक आप उसको इस साइड से खींचो एक इससे, तो वो क्या होगी, इस नीचे आने की ट्राई करेगी, यानी इस अवस्था में आने का प्रयास करेगी। तो ये दोनों बल इसको क्या करते हैं, घुमाने का काम करते हैं। यहाँ पे ये जो द्विध्रुव आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों बल इसको क्या करते हैं, घुमाने का काम करते हैं। तो देखो वही चीज़ है कि जो इस द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो टेढ़ा रखा हुआ द्विध्रुव इसको ऐसे सीधा करने की कोशिश करते हैं, तो इस युग्म का बल आघूर्ण निकालते हैं अपने। अब देखो आपको अगर मान लो ये पूछ लें कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी अगर अपने क्या करें द्विध्रुव को रख दें तो उस पर क्या काम करेगा, तो आपको क्या आंसर देना होगा कि उस पर नेट बल तो क्या होगा, 0 होगा, लेकिन उन दोनों बलों के कारण क्या होता है, द्विध्रुव घूमता है, जिसके कारण उस पर क्या काम करेगा, एक बल आघूर्ण काम करेगा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल ना काम करके बल आघूर्ण काम करता है, नेट बल 0 होता है। ठीक है, तो अब अपने क्या करते हैं, बल आघूर्ण का मान निकालते हैं। तो बल आघूर्ण क्या होता है कि बल और इनटू में क्या आ जाएगी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो देखो एक बल इस साइड लग रहा है और एक बल इस साइड लग रहा है, तो अपने क्या करेंगे, दोनों जो बल हैं वो कितना है, बल का मान यहाँ पे क्यू ई है दोनों के लिए, तो बल तो क्यू ई हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये वाली है, क्योंकि जो बल ये वाला बल है इसको पीछे बढ़ाओ और इसको ऐसे करो, तो दोनों के बीच लंबवत दूरी कौन सी है, ये वाली जो है लंबवत दूरी है इन दोनों बलों के बीच। तो लंबवत दूरी आप ये लोगे, ना कि ये टेढ़ी वाली लंबवत दूरी नहीं है। दोनों बलों के बीच जो लंबवत दूरी है वो सीधी दूरी होगी, तो दोनों बलों के बीच जो दूरी है वो अपने ये वाली लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, नीचे देखो क्या है कि बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी लेते हैं, तो क्यू ई इंटू में बी सी लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बी सी जो दूरी है वो ये वाली दूरी है, यहाँ पे देखो ये बी और ये नीचे वाली क्या हो जाएगी, सी। बी सी इन दोनों बलों के बीच की दूरी है, तो ये वाली लिखेंगे। अब आपको पता है भी इधर वाली दूरी तो 2a है, कर्ण है जो वो क्या है 2a है, और इस थीटा के सामने वाली भुजा आपको निकालनी है, मतलब लंब निकालना है। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो अपने वो चीज़ लगाएंगे इसमें कि त्रिभुज ABC से साइन थीटा बराबर लंब तो BC है और कर्ण क्या है 2a है, तो BC का मान जो 2a साइन थीटा हो जाएगा। इस BC का मान आप क्या करो यहाँ पे रख दो, तो टो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। अब आपको पता है Q इंटू 2a जब भी अपने को मिलते हैं इसको इकट्ठा कर देते हैं और ये क्या बन जाता है, P बन जाता है।
ठीक है, और पी ई साइन थीटा बन गया। और अगर अपने इसको सदिश रूप में लिखें तो इसको अपने लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा और साथ में दिशा लगा सकते हैं एन कैप, या इस इकट्ठे को एन कैप वाले को अगर सारे को मिक्स करना हो तो इसको अपने क्रॉस प्रोडक्ट से शो करते हैं, क्योंकि किसी भी सदिश का जब अपने क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणा खोलते हैं तो साथ में साइन थीटा और दिशा के लिए एन कैप आ जाता होता है। तो दोबारा आप उल्टा कर रहे हैं, पी साइन थीटा एन कैप को क्रॉस के रूप में लिख रहे हैं। तो टो वेक्टर जो यानी कि बल आघूर्ण की दिशा होगी वो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के बराबर हो जाएगी। तो अब अगर आपको कहें कि टो वेक्टर की दिशा आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे कि पी वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियां रखोगे और उसको ई वेक्टर की तरफ मोड़ दोगे। तो ऊपर वाले में देखो कि पी वेक्टर की दिशा यहाँ पे कौन सी है, आपको बताया था पी वेक्टर आपको हमेशा माइनस से प्लस आवेश की तरफ लेना है। तो ये क्या हो जाएगी, पी वेक्टर की दिशा हो जाएगी। तो पी वेक्टर की तरफ आपको इस साइड उंगलियां रखनी है और ई वेक्टर की दिशा ये वाली है, ये ई वेक्टर है प्लस से माइनस, और ई की तरफ मोड़ देनी है। तो जब आप पी वेक्टर की तरफ उंगलियां रखोगे अपने, कौन सा हाथ आपको लेना है, दायां हाथ। तो दाएं हाथ की उंगलियां पी वेक्टर की तरफ रख के और ई वेक्टर की तरफ मोड़ो तो आपको जो दिशा मिलेगी इसके तल के लंबवत अंदर की ओर मिलेगी दिशा। ठीक है ना, पी की तरफ रख के और ई की तरफ मोड़ो अपने दाएं हाथ की उंगलियों को, तो अंदर की ओर यहाँ पे किसकी दिशा आ जाएगी, टो की दिशा आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि टो वेक्टर का मात्रक और क्या हो जाएगा, इसकी दिशा हो जाएगी। तो देखो टो वेक्टर का मात्रक अपने पढ़ते हैं अभी बल और इनटू बीच की दूरी। तो बल का होता है न्यूटन और इनटू में क्या आ जाता है, बीच की दूरी का मीटर। ठीक है, तो न्यूटन इंटू मीटर आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है। विबल आघूर्ण का मात्रक यहाँ पे भी इसको बनाते हैं। देखो पी का मात्रक जो होता है वो कुलाम इंटू मीटर होता है। ठीक है, कुलाम इंटू मीटर, क्योंकि अपने क्या लिखते थे, क्यू इंटू टू ए लिखते थे पी का मान। तो क्यू का मात्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुलाम हो जाएगा, और टू ए यानी दूरी, तो कुलाम इंटू मीटर। और इंटू में ई का मात्रक मैंने आपको बताया था न्यूटन पर कुलाम होता है, तो कुलाम से कुलाम कैंसिल, तो न्यूटन इंटू मीटर यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, बल आघूर्ण का मात्रक आ गया। और दिशा निकालनी है तो दिशा के लिए आपको बता दिया मैंने। भी दिशा कैसे निकालते हैं, टो वेक्टर की दिशा सदिश गुणनफल के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, अर्थात उस तल के लंबवत है जिसमें पी वेक्टर व ई वेक्टर स्थित है। मतलब कि पी वेक्टर और ई वेक्टर जिस तल में है उसके लंबवत होगी, या तो तल के लंबवत ऊपर की ओर या नीचे की ओर। तो ऊपर वाले केस में नीचे की ओर आ रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि स्पेशल केस दिए हुए हैं कि थीटा 90 डिग्री हो तो पी ई साइन थीटा, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो टो वेक्टर का मान पी ई मैक्सिमम हो जाएगा। अर्थात द्विध्रुव ई वेक्टर के लंबवत है, मतलब जब द्विध्रुव आपका ऐसे होगा, ठीक है, लंबवत स्थिति में, और ई वेक्टर आपका ऐसे काम करेगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, पी वेक्टर की दिशा तो ये वाली हो जाएगी और ई वेक्टर ये वाला हो जाएगा। तो इस पर मैक्सिमम बल आघूर्ण क्या होगा, काम करेगा। और अगर क्या हो, ये पी वेक्टर ऐसे हो और ई वेक्टर भी ऐसे हो, मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर हो, तो टो जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो का मान जीरो, मतलब तब बल आघूर्ण काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बल आघूर्ण का कॉन्सेप्ट था कि बल आघूर्ण कैसे काम करता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला मुझे पता है आप निकाल लोगे, कि आपको ऐसे पूछेंगे भी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर द्विध्रुव पर बल और बल आघूर्ण का मान कितना होता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखने पर उस पर जो बल लगता है वो बल तो होता है जीरो, और दोनों बल मिलके क्या करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जोड़े का निर्माण करते हैं, और वो दोनों बल युग्म इसको घुमाते हैं, जिसके कारण इस पे P क्रॉस E क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। तो ये आपका ये चैप्टर यहाँ तक था, यहाँ तक आपका फर्स्ट चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट अपने कई आज भी आपको क्या है, थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल करवाऊँगा, और नेक्स्ट वीडियोस में भी अपने इसके क्या करेंगे, 2-3 वीडियोस में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। और आप क्या करना, जितने भी न्यूमेरिकल आपसे ट्राई हो सके इसके खुद करके देखना, जो न्यूमेरिकल हार्ड होंगे उस पर मैं क्या करूँगा, एक अलग सी वीडियो बना के आपको करवाऊँगा। तो अपने अब चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर। तो अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट के। सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ बहुचयनात्मक प्रश्न। ये कौन से होते हैं, जो आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, आपको भी ऑप्शन दिया होता है 4, और उसमें से आपको कोई ऑप्शन ढूंढ के लिखना होता है। तो वो क्वेश्चन अपने पहले करते हैं, उसमें कई बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल इसमें दिए हुए थे, और कंपटीशन के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल हैं ये। तो न्यूमेरिकल को आप इंटरेस्ट से किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल इसके करके देखो।
तो देखो पहला जो क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ओनली वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो क्वेश्चन मुझे लगा कि आपसे नहीं होंगे, जो थोड़े से हार्ड हैं। ठीक है, तो आप फोर्थ क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करते हैं कि दो बिंदु आवेश आपको दिए हुए हैं, एक +9e और दूसरा +e, परस्पर 16 सेंटीमीटर दूर स्थित हैं। तो बिंदु आवेश मान लिए एक +9e रखा हुआ और एक +e आवेश रखा हुआ है, और बीच की जो दूरी है वो आपके कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इनको मिलाने वाली रेखा पर एक मध्य है, इनको मिलाने वाली रेखा पर मध्य एक अन्य आवेश Q को कहाँ रखें कि वह साम्य अवस्था में रहे। तो ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चन है ऐसे। तो जब भी आपको साम्य अवस्था वाला क्वेश्चन आए तो उसमें आपको क्या मानना होगा, साम्य अवस्था का मतलब होता है भी बल का मान उस पर कितना होना चाहिए, 0 लगना चाहिए। साम्य अवस्था का मतलब बल 0 लगे, मतलब साम्य का मतलब वो जिस जगह पे है उसी जगह पे रहे। ठीक है, तो अब देखो आपको दो आवेश दिए हुए हैं और उसके बीच एक क्या है, Q आवेश रखना है। तो आपसे दूरी पूछी हुई है भी कितनी दूरी पर अपने रखें कि क्या हो कि उस पर नेट जो बल है वो लगने वाला बल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अपने क्या करते हैं, दो आवेश लेते हैं, दोनों के बीच अपने Q आवेश रख देते हैं और अपने मानते हैं कि इस E वाले आवेश से ये x दूरी पर है। तो अगर ये x दूरी पर है तो इस +9e वाले आवेश से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 16 - x, क्योंकि टोटल 16 है तो ये 16 - x हो जाएगी। ठीक है, साम्य अवस्था का अर्थ दिया हुआ है, पहले अपने गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, 9e और +e चार्ज है और बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। यहाँ साम्य अवस्था का अर्थ आपको मैंने बताया हुआ कि Q आवेश पर लगने वाला बल क्या हो, 0। तो देखो दोनों आवेश इस पे बल लगाएंगे। अब बल लगेगा कैसे, वो देखो कि अगर ये वाला प्लस है और ये वाला भी कैसा आवेश है, प्लस है, तो ये वाला प्लस आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो इस ए पर रखा जो आवेश है वो इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब धकेलेगा इस साइड। तो धकेलेगा तो FA बल की दिशा ये वाली दिखाई हुई है। अब ये वाला बी आवेश भी इसको क्या करेगा, अपने से प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर धकेलने का प्रयास, तो ये इसको इधर भेजने का प्रयास करेगा। तो FB जो बल है उसकी दिशा ये दिखाई हुई है। तो दोनों बल देखो विपरीत दिशा में लग रहे हैं, FA और FB। तो अपने क्या करते हैं कि माना +Q आवेश +E आवेश से x दूरी पर है, तो आपको जरूरी नहीं भी ये वाली दूरी x माननी है, इसको भी मान सकते हो, आंसर सेम आएगा। इसको x मान लो, इधर वाली 16 - x हो जाएगी, तो एक ही बात है। तो अपने क्या करते हैं, पहले बल का मान लिखते हैं कि FA जो बल है वो बल कितना है, KQ1 Q2/r²। तो अपने FA जो बल है इन दो आवेशों के लिए लिखते हैं। तो K × 9e पहला आवेश है और दूसरा आवेश Q है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 16 - x है, तो ये लिख लिया। अब सॉल्व नहीं हो रहा तो इसको यहीं छोड़ दो। अब +E आवेश के कारण जो बल का मान है वो देखो क्या होगा कि +E आवेश ये वाला जब सिस्टम बन जाएगा तो +E और +Q, तो K × E × Q और अपॉन में बीच की दूरी यानी x²। तो अब देखो दोनों बल विपरीत दिशाओं में हैं, वह कुल बल Q आवेश पर शून्य होने हेतु दोनों आवेशों के कारण बल क्या हो जाएगा, समान। कि आपको पता है कि अगर मान लो कहें कि आपकी वस्तु पर दो बल काम कर रहे हैं, एक बल इधर काम कर रहा है, एक बल इधर काम कर रहा है, तो इस पर नेट बल 0 कब होगा, जब इधर वाला बल भी क्या हो, मान लो 20 न्यूटन और इधर वाला बल भी क्या हो, 20 न्यूटन हो, मतलब दोनों साइड समान बल अगर काम करें फिर ही बल क्या होगा, 0 होगा। तो 0 होने के लिए दोनों बलों को अपने क्या कर देते हैं, समान रख देते हैं। तो जब अपने इसको समान रखेंगे तो देखो क्या आएगा आपके पास, 9 × KQE ये पहला बल था और ये दूसरा बल, तो KQE दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इधर तो 9 बचेगा और अपॉन में 16 - x² बच जाएगा, और इधर 1/x²। तो अब इस x² को इस 9 की जगह पे ले जाओ और इस 9 को क्या करो, इस x² की जगह पे ले आओ, तो x² अपॉन 16 - x² और इधर आ जाएगा 1/9। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अपने क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं। आपको इसको खोलना नहीं है क्योंकि खोलने से ये बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, अपने को क्वेश्चन शॉर्ट करना है। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन है उस सब में आपको यही मेथड लगाना है कि इसका वर्गमूल ले लो आप। तो वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो स्केयर हट जाएगी, x अपॉन 16 - x, और इसका वर्गमूल 1/9 का क्या हो जाएगा, 1/3। अब इसको तिरछा गुणा कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x आ जाएगा और इधर 16 - x हो जाएगा। ठीक है, अब x को आप क्या करोगे, इस साइड ले आओगे, तो 3x और x क्या हो जाएंगे, 4x = 16, और x बराबर आपके पास 16/4 यानी 4 सेंटीमीटर। तो x का मान 4 है, तो देखो +E आवेश से जो इसकी दूरी है वो तो क्या आ जाएगी,
4 सेंटीमीटर आ जाएगी, और प्लस 9 ई आवेश से जो दूरी है वो 16 माइनस एक्स यानी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आपके ऑप्शन में यही दिया हुआ है कि प्लस 9 ई आवेश से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल था। अच्छा न्यूमेरिकल था, अब लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने कि उदाहरण 1.9, 1.10 और न्यूमेरिकल नंबर 14 जो बुक है वो बिल्कुल इसके सेम है। तो ये तीनों आप ट्राई करना। इसमें से 1.10 वाला उदाहरण मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको इसको ट्राई करना ज़रूरी है। ठीक है ना, 1.10 और 14 बिल्कुल सेम है, सेम आंसर आ रहा है, सेम रकम है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं अपने। तो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो फिफ्थ न्यूमेरिकल है कि दो समान गोले अपने क्या दिया हुआ है कि दो गोले दिए हुए हैं, और कैसे हैं, दोनों समान गोले हैं जिन पर विपरीत व असमान आवेश है। कि गोले तो एक जैसे हैं लेकिन उस पर आवेश क्या है, विपरीत, मतलब एक पे प्लस है तो दूसरे पे माइनस है, और असमान और है, लेकिन दिया नहीं हुआ अभी कितना है। वे परस्पर 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। अब इनको परस्पर स्पर्श करवाकर जब उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो दोनों पर अंतिम आवेश क्या होगा। तो देखो इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि जब आप दोनों गोलों को टच करवाओगे तो उनके बीच जो आवेश है वो चालन विधि से स्थानांतरित होगा, और चालन विधि में आपको बताया था कि दोनों वस्तुओं पर समान आवेश आता है। अपने को नहीं पता अभी किस पे ज़्यादा आवेश है किस पे कम आवेश है, लेकिन इतना पता है दोनों पे विपरीत है। तो जब चालन विधि से करवाओगे कि अगर मान लो आपके पास ये वाला आवेश 20 था और ये वाला 10 था, तो अब दोनों आवेशों पर जो आवेश ज़्यादा है वो बचेगा, यानी दोनों पर प्लस प्लस बचेगा, या दोनों पर क्या बचेगा, माइनस माइनस बचेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप दोनों ले सकते हो, लेकिन आवेश दोनों पर समान आएगा क्योंकि दोनों को टच करवा रहे हो, आप स्पर्श करवा रहे हो। तो स्पर्श करवा के अपने क्या करते हैं, वापिस उतनी दूरी पर रख देते हैं। तो अपने को पहले वाली कंडीशन नहीं पता, लेकिन बाद वाली कंडीशन यहाँ पे मैंने मान ली कि दोनों जो गोले हैं उन पर समान आवेश आ जाता है, प्लस क्यू। आप माइनस क्यू भी रख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। और उनको समान दूरी मतलब 90 सेंटीमीटर दूरी पर फिर रख दिया, और इनके बीच बल दे दिया। अब बल दे दिया और आपसे पूछा है क्या है कि इस क्यू आवेश का मान ज्ञात करो भी, अब इस पे कितना आवेश है। तो देखो ऊपर लिखा हुआ है सॉल्यूशन, स्पर्श करवाने से पहले आवेश ज्ञात नहीं है, अपने को पता नहीं भी कौन सा आवेश है कितना है, परंतु स्पर्श करवाने के पश्चात दोनों गोलों पर समान आवेश आ जाएगा। ठीक है, समान आवेश कैसे आएगा, जो आपको आवेशन की विधियां करवाई थी उसमें मैंने बताया था भी समान आवेश कैसे आता है, और एक न्यूमेरिकल भी आपको ऐसा करवाया हुआ है मैंने, तो उसमें देख लेना प्रीवियस वीडियो में। तो अतः माना प्रत्येक गोले पर प्लस क्यू आवेश है, वे दोनों के मध्य की दूरी 90 सेंटीमीटर दी हुई है। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो r बराबर 0.9 मीटर आ जाएगा, 90/100 मीटर में चेंज कर देंगे। अब बल दिया हुआ आपको तो बल का मान रखेंगे। तो देखो अब दोनों के बीच जो बल है वो Q1 Q2 अपॉन r², तो Q अपॉन r²। अगर यहाँ पे माइनस क्यू होता तब भी आप क्यू ही लिखते, क्योंकि परिमाण में आप माइनस का साइन साथ में नहीं लेते हो। अब नेक्स्ट है बल का मान रखा तो कितना है 0.025, जो आपको वैल्यू दी हुई है उसके मान रख दो इधर Q² अपॉन r²। आपको Q का मान लिखना है तो Q² एक साइड रखो, बाकी सारा को दूसरी साइड। तो ये r² इसके गुणा में चला जाएगा और K क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो K बटे में आ गया। अब सारों के मान पुट करो, तो मान पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, Q² बराबर 0.025 इंटू r² यानी 0.9 इंटू 0.9, और बटे में K का मान 9 इंटू 10⁹। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, इस पॉइंट को हटाया तो 1000 लग जाएगा नीचे, इस पॉइंट को हटाया तो 10 लगेगा, इस पॉइंट को हटाया तो 10। तो 1000 इंटू 10 मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास 1 लाख बन जाएगा, और 1 लाख को अपने 10⁵ लिख सकते हैं, मतलब 1 के पीछे 5 जीरो लग जाएंगी। तो वही चीज़ इस पॉइंट को हटाने से ये 10⁵ नीचे आया है। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, इसको काटते हैं। तो देखो काटने से क्या आपके पास बचेगा कि इस 9 से ये वाला 9 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर बचेगा 25 इंटू 9, और नीचे बचेगा 10⁹ और इंटू 10⁵ मतलब 10⁴। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये 10⁻⁻14 बन जाएगा, और 25 इंटू 9 पड़ा है। अब Q² के बराबर है ये मान, तो Q का मान निकालना तो क्या करेंगे, अपने अंडर ले लेंगे। तो अंडर जब आपके पास आएगा तो जब 25 का अंडर 5, 9 का अंडर 3 और 10⁻14 का 10⁻7, तो 15 इंटू 10⁻7। एक तो आंसर आपका ये है, लेकिन अब
अपने को ऑप्शन जैसा आंसर बनाना है तो इसको 10 की पावर -6 बना देते हैं, और 10 की पावर -6 आपको पता है कि क्या होता है, म्यू होता है, इसको म्यू से लिखते हैं। तो 15 × 10 की पावर 7 को एक 10 की पावर -1 इसके पास लाते हैं, मतलब बटे में 10 आ जाएगा और ये 1.5 बन जाएगा। तो 1.5 म्यू कूलाम इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बुक में आपके देखो कि जो म्यू है ना, म्यू मिस प्रिंट है बुक में, आपके म्यू नहीं दिया हुआ, तो आप म्यू को पहचान कैसे सकते हो। देखो इस जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ कि बुक में म्यू दिया नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ पे म्यू मिस प्रिंट है उसको आप पहचान सकते हो। देखो कैसे, तो एक बार बुक मेरे फ़ोन में अभी अवेलेबल नहीं है, आपको मैं बताता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। बुक में आपको बाद में बता दूंगा। देखो कि बुक में जो इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है, 1.55 कूलाम आ जाएगा। और एक आंसर आपको क्या दिया हुआ है, एक ऑप्शन ऐसे दिया होगा कूलाम थोड़ा दूर होगा और यहाँ पे गैप बचा हुआ है। वो गैप आपकी बुक में म्यू के कारण बचा हुआ है। जहाँ पर भी म्यू है वहाँ पे क्या होगा, बुक में थोड़ा गैप दिया होगा। ये मिस प्रिंट है हिंदी मीडियम वाली बुक में। तो ये आप देख लेना कि जहाँ पे गैप आपको दिखे वहाँ पे म्यू कूलाम आपका लगा हुआ होगा। ठीक है, बुक में आपको दिखा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे अपनी, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है जो अपना, वो देखो क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, तो उनके त्वरणों का अनुपात निकालना होगा। तो देखो त्वरण निकालना है आपको, और आपको समरूप विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिए हुए हैं। तो आपको पता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में जब आप किसी आवेशित कण को छोड़ते हो तो उस पर क्या लगता है, अगर ई है और उस कण पे आवेश क्यू है तो क्यू ही उस पर बल लगता है। ठीक है, तो बल अपने पास आ जाएगा। अब इस बल से आपको क्या निकालना होगा, त्वरण निकालना होगा। तो बल से अपने त्वरण निकाल सकते हैं, वो देखो कैसे निकालेंगे। और दोनों त्वरणों का अनुपात आपसे पूछा हुआ है। तो देखो सोल्यूशन में मैंने हर एक सोल्यूशन डिटेल में दिया हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी लिखी हुई है। तो देखो क्योंकि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण समान होता है, मतलब दोनों पर ई और ई आवेश ही होता है, बस प्रकृति अलग है, एक पे माइनस एक पे प्लस, तो दोनों पे समान आवेश होता है। तो दोनों पर लगने वाला जो विद्युत बल है वो क्या होगा, समान होगा आपके पास। ठीक है ना, दोनों आवेशों पर जो विद्युत बल लगेगा वो समान होगा। मतलब एक आवेश पे क्यू ई लग रहा है तो दूसरे पर भी कौन सा लगेगा, क्यू ई बल जो आपका काम करेगा। तो देखो क्यू ई है तो आवेश का मान क्या मानते हैं अपने, ई मानते हैं, इलेक्ट्रॉन पर भी और प्रोटॉन पर भी। तो बल का मान दोनों पर क्या लगेगा, ई। अगर ई यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र आपको दिया हुआ है, क्योंकि दोनों पर समान आवेश है। तो ये बल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए है। अब देखो अपने मानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m e है और इसका त्वरण क्या है, a e है, तो इस पर जो बल है वो क्या लगेगा, जो न्यूटन का गति के नियम से उससे F बराबर ma होता है, तो m e × a लगेगा। इसको समीकरण 2 दे दी। अब इसी तरह प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अलग होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान mp मान लिया और उसका त्वरण कितना मान लिया, ap। तो प्रोटॉन पर जो बल लगेगा वो mp × ap होगा। अब आपको पता है कि ये वाला जो बल है ये क्या है, विद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है, और ये वाला उसके द्रव्यमान के कारण होता है बल जो होता है। तो ये दोनों एक ही बल है। ये वाला बल तो अपने क्या किया, बल का सूत्र यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के कारण लिखा, और ये क्या है, गति के नियमों के हिसाब से लिखा है, लेकिन बल एक ही है। ठीक है, तो बल एक ही है, तो अपने क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को बराबर रख देंगे। तो m1 इसके बराबर हो जाएगा e, और a का मान अपने को निकालना है, a e का, तो वो m e बटे में चले जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अपने क्या करेंगे, प्रोटॉन के लिए निकालेंगे। तो प्रोटॉन के लिए mp ap e के बराबर हो जाएगा, और अगर अपने ap यानी प्रोटॉन का त्वरण निकालें तो वो e/mp हो जाएगा। तो अब दोनों त्वरणों का अनुपात निकालना, तो इन दोनों को क्या कर दो, भाग दे दो। तो AE/AP, तो इन दोनों के मान रखो। तो EE से ये वाला EE कैंसिल हो जाएगा, और ये MP ऊपर चला जाएगा और ME नीचे आ जाएगा। तो MP/ME इसका क्या आ जाएगा, ब आंसर आ जाएगा। बी जो आंसर दिया हुआ वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको त्वरण निकालना हो तो त्वरण आप विद्युत क्षेत्र में कैसे निकालते हो कि विद्युत क्षेत्र के कारण बल होता है QE, उसको MA के बराबर रखना है। ठीक है ना, ऐसे न्यूमेरिकल में, ये न्यूमेरिकल आगे कई चैप्टरों में आएगा, MA को QE के बराबर रख देना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, त्वरण निकाल लेना है, क्योंकि दोनों ही बल के सूत्र हैं। ये बल तो गति के नियम में लगता था और ये बल विद्युत क्षेत्र में लगता है। सूत्र बदल दिए बस इनके।
ठीक है। अब 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन आपको बुक में पढ़ के देखना, डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि दो आपको चार समान आवेश दिए हुए हैं और किसी एक वर्ग की चारों भुजाओं के कोणों पर रखे हुए हैं, और एक इनमें से किसी एक आवेश के कारण यहाँ इसके केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान कितना है, ई है। तो आपसे पूछा हुआ है कि इस केंद्र पर नेट विद्युत क्षेत्र निकालो। एक के कारण ई है तो बाकी तीनों के कारण आपको निकालना है, मतलब इन चारों के कारण आपको टोटल विद्युत क्षेत्र निकालना है, एक के कारण दिया हुआ है। तो देखो अपने क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। तो दिशा निकालने के लिए यहाँ पे परीक्षण आवेश रखेंगे Q0 जो प्लस आवेश होगा। तो इस प्लस आवेश को, ये वाला प्लस आवेश अपनी तरफ से दूर धकेलेगा, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। बिल्कुल इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली होगी, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली होगी, और इस आवेश के कारण ये वाली दिशा। तो अब देखो विद्युत क्षेत्र का मान हर एक के कारण समान होगा क्योंकि समान आवेश है चारों। तो देखो ये वाला ई इस ई से कैंसिल और ये वाला ई इस ई से कैंसिल, तो परिणामी तीव्रता क्या आ जाएगी आपके पास, जीरो आ जाएगी। इसको क्वेश्चन को पढ़ना आप और खुद देखना भी कैसे जीरो किया, थोड़ा हिंट दे दिया मैंने आप। अब नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कैसे है कि दो परिमाण में समान विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब अपोजिट है, मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, ठीक है, लेकिन दोनों है समान, मतलब अगर ये 2 कूलाम मानते हो तो ये -2 कूलाम हो जाएगा। कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, दूरी नहीं दी हुई, कुछ दूरी पर रखे हैं, उनके मध्य F न्यूटन का बल कार्य करता है। कितने का, F न्यूटन का। अब अगर अपने क्या करें, एक वस्तु के आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए तो उनके मध्य बल पूर्व मान का कितना गुना हो जाएगा, मतलब इस F का कितना गुना हो जाएगा। भी एक आवेश से दूसरे पर अपने क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, इसका 75% हिस्सा इसको दे दिया। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान तरीके से समझाने के लिए करने के बहुत तरीके हैं इसको, कि परसेंट वाला काम आ गया। तो परसेंट के लिए अपने जो छोटी क्लासों में 100 मानते थे वही चीज़ मैंने 100 वाली यहाँ पे मानी हुई है, ओनली क्वेश्चन को आसान मानने के लिए, आसान बनाने के लिए। आप यहाँ पे क्यों मान सकते हो और इसको माइनस क्यों मान सकते हो, आंसर सेम आएगा लेकिन कैलकुलेशन हो जाएगी थोड़ी हार्ड। अब अपने मैंने क्या माना कि दो समान आवेश और वी जाती हैं, वी जाती है मतलब इधर -100 कूलाम पड़ा है, इधर +100 कूलाम पड़ा है आवेश। आप यहाँ पे 50 कूलाम रखो, 10 कूलाम रखो, 2 कूलाम रखो, आंसर हर एक के लिए सेम आएगा। तो देखो दोनों के मध्य मैं बल मानता हूँ भी, दोनों के बीच की दूरी अगर r मानी है आपने, तो बल क्या होगा, KQ1 Q2 अपॉन r², तो 100 × 100 × अपॉन में क्या आ जाएगा, r² आपके पास आ जाएगा। अब अपने क्या किया, एक आवेश का 75% दूसरे पर स्थानांतरित कर दिया, तो वही मैं इसका मान रहा हूँ भी, इसका 75% हिस्सा इसको दे दिया, तो इस 100 कूलाम का 75% हिस्सा कितना होगा, 75 कूलाम हो जाएगा, और 75 कूलाम भी होगा किसका, प्लस का होगा, ठीक है, मतलब +75 कूलाम आवेश आपने इसको दे दिया। तो अब इसमें से 75 कूलाम निकाल लिया तो इस पर बचा कितना, 25 कूलाम बच गया, और इसको आप प्लस का 75 दे रहे हो तो इस पे माइनस का 100 पहले से और प्लस का 75 दे रहे हो, तो इस पे कितना आ जाएगा अब नेट आवेश, -25 कूलाम, मतलब एक पे 25 रह गया और दूसरे पे -25 कूलाम आवेश रह गया है, ठीक है। तो मतलब अब आवेश का मान चौथा हिस्सा हो गया दोनों पे। तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि माना +100 कूलाम का 75% यानी 75 कूलाम आवेश -100 कूलाम पर स्थानांतरित किया गया, तो -100 कूलाम पर नेट आवेश अब कितना हो जाएगा, -25 कूलाम। तो पुनः अपने F' बल निकालते हैं, दोनों के मध्य बल निकालते हैं, तो दूरी वही रखनी है आपको r, तो बल जो अब वो अपने निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, KQ1 Q2 बटा r², 25 × 25 बटा r²। अब अपने समीकरण 2 और 1 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो F' बटा F का मान अपने निकाल लेंगे। तो देखो K से K कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, इस 25 से ये 100 कट जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, और इस 25 से ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा और 4 आ जाएगा, और ये बटा में पड़ा रहेगा, तो ये 1/16 अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो F' बटा F का मान 1/16 है, तो F' का मान निकालना चाहे तो F को इधर गुणा कर दो, तो F/16 इसके पास आपका जो बल का मान आ जाए। तो इसको डायरेक्ट देखने से भी ये क्वेश्चन हल हो रहा है, क्योंकि देखो
दोनों पे आवेश क्या हो रहा है, चौथा हिस्सा हो रहा है। मतलब इस पे भी चौथा हिस्सा हो रहा है, 1/4 हो रहा है और 1/4 इस पे हो रहा है। तो 1/4 इस पे कमी होगी और 1/4, तो टोटल दोनों का आवेशों का जब गुणा करोगे Q1 Q2 का, तो वो 1/16 कमी हो जाएगी। मतलब F/16 आपके पास बल का मान बचेगा। तो ये तो थे आपके बहुचयनात्मक प्रश्न, मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, इसी चैप्टर पे बनाएंगे अपने। एक तो जो इसके छोटे यानी अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। प्लस जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो अपने इसमें डिस्कस करेंगे। और न्यूमेरिकल्स में जितने न्यूमेरिकल आप कर सकते हो वो करना। जो न्यूमेरिकल मेरे करवाने लायक होंगे, मतलब हार्ड न्यूमेरिकल हैं जो आप खुद नहीं कर सकते, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके न्यूमेरिकल आप करके देखना। अब आपका ये चैप्टर यहाँ पे थ्योरेटिकली कंप्लीट होता, ओनली न्यूमेरिकल बचे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके न्यूमेरिकल्स और जो इसके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक वीडियो मैं इस चैप्टर पे और बनाऊंगा, उसमें अपने इस चैप्टर में से जो पिछले 5 सालों के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन अपने क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। पिछले 5 सालों में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे हुए हैं वो सारे अपने क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अपने हर एक चैप्टर का बिल्कुल निचोड़ निकाल लेना है कि अपने कहीं से भी नंबर कटने की कोई गुंजाइश न रहे। तभी मैं आपको हर एक चीज़ क्या एक एक चीज़ इसमें कवर करवा रहा हूँ। इतनी वीडियो बनाई हैं, लगभग 10 वीडियो आपको बना दी हैं, मतलब 5-6 घंटे का ये चैप्टर पूरा जो वीडियो में कवर हो रहा है। तो आपको खुद को मेहनत करनी है, रफ कॉपी पर इसको लिख लिख के देखो ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।